बैक प्रोपगेशन के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये सारी चीज अभी तक समझ ली कि किस तरह से हम बैक प्रोपगेशन को फॉलो करके वेट्स की वैल्यू को अपडेट करते हैं, जिसमें हम एरर फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए हम जो पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि वेट पैरामीटर की वैल्यू को हम किस तरह से ऑप्टिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्टिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने का मतलब है वेट की वैल्यू को हम रिड्यूस करें या इंक्रीज करें, जो भी करें, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है एरर फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमाइज होनी चाहिए, मतलब रिड्यूस होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आउटपुट लेयर और हिडन लेयर के बीच में जो वेट्स की वैल्यू थी, इनको ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम वेट को किस तरह से अपडेट कर रहे थे, ये हमने स्टडी कर लिया था। आज हम हिडन लेयर और इनपुट लेयर के बीच जो वेट्स की वैल्यू है, इन वेट्स की वैल्यू को हम अपडेट करने के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम ये अपडेशन करते हैं तो उस अपडेशन के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता है। एरर फंक्शन और वेट के एरर फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव जो है हमें वेट के रेस्पेक्ट में निकालना होता है। तो उस पार्शियल डेरिवेटिव को निकालने के लिए हमें वेट और एरर फंक्शन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है। वो रिलेशन यहाँ कैसे बनेगा उसकी स्टडी हम अभी करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ देखिए हम हिडन लेयर और इनपुट लेयर के बीच जो वेट्स की वैल्यू है, हम उसके रिगार्डिंग अभी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा H1 सॉरी I1 और H1 के बीच में एक वेट है W1। ठीक है, अगर हम इस W1 को बैक प्रोपगेशन के थ्रू अपडेट अगर करें तो बाय यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट हमें क्या करना होगा, एरर फंक्शन जो कि E होता है, E इक्वल टू क्या था हमारा, EO1 प्लस EO2, एरर ऑफ न्यूरॉन O1 एंड एरर फंक्शन की वैल्यू ऑफ न्यूरॉन O2। तो ये जो दोनों आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स हैं, इन दोनों न्यूरॉन्स का जो एरर फंक्शन की वैल्यू है, उस एरर फंक्शन की वैल्यू को हम क्या करते थे, सम कर लेते थे, वही हमारा ई टोटल बन जाता था। तो यहाँ पे देखिए हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है किसका, ई टोटल का विद रेस्पेक्ट टू W1, विद रेस्पेक्ट टू W1। लेकिन जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो अभी जानते हैं कि एक रिलेशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे जो एरर फंक्शन ई टोटल है, ई टोटल का वेट W1 के साथ कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे डिपेंडेंसी किन किन पैरामीटर्स के बीच में है, और उन डिपेंडेंसीज को उन डिपेंडेंसीज के बीच में रिलेशन बनाते हुए हम यहाँ पे इस पार्शियल डेरिवेटिव को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर हम ई टोटल और W1 की अगर बात करें तो बेसिकली जो टोटल एरर फंक्शन आ रहा है हमारा, जो कि EO1 प्लस EO2 है। तो अगर EO1 की अगर बात करें तो बेसिकली EO1 किस पे डिपेंड करेगा हमारा, EO1 डिपेंड करेगा हमारा इस आउटपुट आउटपुट लेयर का जो न्यूरॉन है, उस आउटपुट लेयर का के न्यूरॉन का क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस आउटपुट लेयर के न्यूरॉन का जो आउटपुट आएगा वो कहीं ना कहीं हिडन लेयर के आउटपुट पे डिपेंड करेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि चूंकि हम बात यहाँ हिडन लेयर और इनपुट लेयर के बीच कर रहे हैं केवल, तो हम यहाँ जो भी पैरामीटर यूज करेंगे हिडन लेयर और इनपुट लेयर के पैरामीटर्स की को ही यूज करेंगे। तो चूंकि जो हमारा आउटपुट लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का जो आउटपुट एरर फंक्शन की वैल्यू है, वो वैल्यू कहीं ना कहीं आउटपुट लेयर के न्यूरॉन के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, और इस आउटपुट लेयर का ये न्यूरॉन कहीं ना कहीं हिडन लेयर के आउटपुट पे डिपेंडेंट है।
अब आ रही है आवाज? ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम ई टोटल की बात करें, यहाँ पे जो ई टोटल लिखा हुआ है, ये जो हमारा ई टोटल है, ई टोटल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ W1, इसको अगर मैं एलिबरेट करूं तो इसको इस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे कि ई टोटल जो है हमारे यहाँ, यानी यहाँ इस एंड पे जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट जो है हिडन लेयर के आउटपुट पे डिपेंड करेगा। हिडन लेयर का आउटपुट मतलब इस हिडन लेयर का, ये जो देखिए हिडन लेयर में दो चीजें होती है, एक हिडन लेयर का आउटपुट और एक हिडन लेयर का नेट आउटपुट। तो ये जो एरर फंक्शन है यानी ई टोटल, ये डिपेंड कर रहा है आउटपुट ऑफ हिडन लेयर, ठीक है। और ये आउटपुट ऑफ हिडन लेयर फाइनल ईयर। यस आवाज आ रही है अब? हेलो? नो सर। ज्यादा कट रही है अभी? अभी भी नहीं आ रही है? यस सर, अब आ रही है, लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तब नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू है ना, एक्चुअली गांव पे हूं ना मैं। एक मिनट को मैं मोबाइल विंडो पे रखता हूँ, शायद नेटवर्क अच्छा है। बोल बोल। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, ठीक है। तुम लोग से पैरेलली कम्युनिकेट करूंगा तो शायद ज्यादा सही रहेगा, तुम्हें अच्छे से समझ में भी आएगा। एक मिनट। सर अब सही है। अब सही आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स और ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे प्रॉपरली। जैसे यहाँ देखिए, हम हिडन लेयर और इनपुट लेयर के बीच की जो वेट्स की वैल्यू है उनको हम अपडेट करना चाहते हैं। तो अपडेट करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। किसके साथ? किसका निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव? एरर फंक्शन का। किसके रेस्पेक्ट में? जिन वेट्स की वैल्यू को अपडेट करना है उसके रेस्पेक्ट में। तो चूंकि आप ये जानते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट ये कहता है कि हमें मिनिमाइज करना है एरर फंक्शन को। एरर फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एरर फंक्शन का। किस मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है? मिनिमाइज करने के लिए हमें वेट्स की वैल्यू को अपडेट करना होता है। इसीलिए इस एरर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम वेट्स की वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लेकिन ये आप जानते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए दोनों पैरामीटर्स के बीच में एक रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ ई टोटल और वेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम ई टोटल और वेट के बीच के रिलेशन को हम थोड़ा एलिबरेट कर रहे हैं और इस फिगर के थ्रू ये समझना चाह रहे हैं कि ई टोटल W1 से कैसे डिपेंडेंट है। तो जो हमारा एरर फंक्शन ई आ रहा है, ये एरर फंक्शन ई जो है कहीं ना कहीं इस हिडन लेयर के आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ देखिए लिख दिया डेल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट H1। आउट H1 मींस आउटपुट ऑफ हिडन लेयर H1। लेकिन ये जो आउटपुट ऑफ हिडन लेयर ऑफ H1 है, ये आउटपुट कहीं ना कहीं हिडन लेयर के नेट आउटपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने अब इसको लिबरेट किया कैसे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ
out H1 with respect to partial net output of hidden layer of H1. अब देखिए हमने इसको थोड़ा और इलेबोरेट किया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेट H1 विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W1. तो अब यहां देखिए E टोटल और W1 के बीच में एक रिलेशन बन के आ गया. फाइनल ईयर हमारे पास स्टार्टिंग में जो पार्शियल डेरिवेटिव था वो था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E टोटल विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W1, लेकिन E टोटल और W1 के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा था, इसीलिए हमने इसको इलेबोरेट किया. तो कुछ इस तरह का रिलेशन बन करके आया. तो ये रिलेशन सबको क्लियर हो रहा है? फाइनल ईयर सभी को ये रिलेशन क्लियर है? फाइनल ईयर ये रिलेशन सबको क्लियर है? यस सर. चलो ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ. तो यहाँ देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे जो तीन डिफरेंट डेरिवेटिव्स आ रहे हैं. पहला हमारा E टोटल अपॉन आउट H1 अपॉन नेट H1 एंड नेट H1 अपॉन W1. तो हमें इन तीनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमारा ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E टोटल विद रिस्पेक्ट टू W1 आ जाएगा. ठीक है, तो इनको सबसे पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E टोटल विद रिस्पेक्ट टू आउट H1 को कैलकुलेट किया. तो ये देखिए इसको जब कैलकुलेट किया तो ये आप जानते हैं E टोटल जो है इक्विवेलेंट होता है EO1 प्लस EO2, मतलब आउटपुट लेयर का जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसके एरर फंक्शन की वैल्यू मींस दिस वन, और आउटपुट लेयर के सेकंड न्यूरॉन के एरर फंक्शन की वैल्यू मींस दिस वन. इन दोनों का क्या होता है? सम होता है. उसी सम को हम बोलते हैं E टोटल. तो E टोटल को हम कुछ इस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में चूंकि आउट H1 है तो यहाँ दोनों जगह आउट H1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. और ये आप जानते हैं जो एरर फंक्शन की वैल्यू होती है वो टारगेट आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है हमारा EO1. ठीक है, तो अगर EO1 की वैल्यू को अगर यहाँ पे फीड कर देंगे, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे जैसे ही हमने EO1 की वैल्यू को फीड किया यहाँ पे आउट H1 आ रहा है और यहाँ पे आउट O1 आ रहा है. ठीक है, तो एक मिनट, टारगेट हाँ ठीक है. अब देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ EO1 अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट H1. तो अब यहाँ पे जैसे अभी हमने यहाँ एलिब्रेट किया था ना पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E टोटल विद रिस्पेक्ट टू W1, यहाँ हमने एलिब्रेट किया था. इसी तरीके से हमें इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ EO1 पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट H1 को हमें यहाँ एलिब्रेट करना होगा. ठीक है, जब हम यहाँ एलिब्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा. देखिए हम यहाँ जो एलिब्रेशन कर रहे हैं, जो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो एरर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आउट H1. ठीक है, तो अगर इसको अगर एलिब्रेट करें तो यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ EO1 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट O1. आउट O1 मींस आउटपुट लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन का आउटपुट. ठीक है, इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट O1 अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेट O1 इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेट O1 अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू आउट H1. तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता हुआ हमें दिख रहा है EO1 और आउट H1 के बीच में. तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम इसकी वैल्यू पुट करके अगर सॉल्व कर दें तो जो फाइनल आउटपुट आएगा हमारे यहाँ पे
अगर आप यहाँ देखें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E01 विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट H1 को जो आउटपुट आया फाइनली वो आउटपुट हमारा क्या आया, ये आया। ठीक है, ये तो अभी हमें सिर्फ इसकी वैल्यू मिली है। ठीक है, हमें अभी इसकी वैल्यू भी निकालनी है। जैसे हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E01 विद रिस्पेक्ट टू आउट H1 निकाला है, वैसे ही हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E02 विद रिस्पेक्ट टू आउट H1 निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यू निकालेंगे हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इट मींस हमने ई टोटल विद रेस्पेक्ट टू आउट H1 जो है कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हमने ई टोटल विद रेस्पेक्ट टू आउट H1 कैलकुलेट कर लिया, इट मींस इसका मतलब हमने ये वाला पोर्शन जो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हमने निकाली। कैसे निकाल ली? इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको एलिब्रेट किया था कुछ इस फॉर्म में एलिब्रेट किया था। ठीक है, फाइनली इसमें इसकी वैल्यू को हमने कुछ इस तरह से एलिब्रेट किया। ठीक है, और जो एलिब्रेशन का फॉर्म था वो ऐसा था। अब इसी में हमने वैल्यू पुट कर दिया तो इसकी जो वैल्यू थी वो इसके इक्विवेलेंट हो गई। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू दिस वैल्यू इज रिफर्ड विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E01 विद रिस्पेक्ट टू आउट H1। तो जैसे हमने E01 विद रिस्पेक्ट टू आउट H1 निकाला है, वैसे ही हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E02 निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आउट H1। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। यानी इन दोनों की वैल्यू का अगर हम सम कर देते हैं, इनको सम कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E टोटल विद रिस्पेक्ट टू आउट H1। तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा? यहाँ तक क्लियर सबको? यस ठीक ठीक। तो अभी हमने सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू आउट H1 निकाला है। अभी हमें ये निकालना बाकी है। क्या निकालना बाकी है? आउट H1 विद रिस्पेक्ट टू नेट H1 एंड नेट H1 विद रिस्पेक्ट टू W1। तो इसको निकालने के लिए देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट H1 विद रिस्पेक्ट टू नेट H1। अब हमें सेकंड वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट H1 विद रिस्पेक्ट टू नेट H1। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि हिडन लेयर से जो नेट आउटपुट निकल रहा है, उस नेट आउटपुट पे हम क्या करते हैं, उस नेट आउटपुट पे हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो जो एक्टिवेशन फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक ऐसा फंक्शन बताया था 1/1 प्लस e के पावर माइनस x। ठीक है, ये इस तरह का मैंने आपको एक एक्टिवेशन फंक्शन बताया था जिसकी वैल्यू हमारी आउटपुट वैल्यू यानी fx की वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी क्या नेट, ये हमारी हिडन लेयर का आउटपुट वैल्यू है, यानी डेल आउट H1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए आप ये जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट H1 विद रिस्पेक्ट टू नेट H1 है, उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिबरेट किया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आउट H1 की वैल्यू होती है, ये जो आउट H1 है यानी हिडन लेयर का जो फाइनल आउटपुट निकलेगा आउट H1, वो किससे रिलेटेड है? 1/1 प्लस e की पावर माइनस है, जिसको हम सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं। तो इस सिग्मॉइड फंक्शन में x की जगह हम क्या रख दे रहे हैं? x की जगह हम जो उस हिडन लेयर का नेट आउटपुट आ रहा था, उसी नेट आउटपुट पे ही तो जब एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं फाइनली वो मेन आउटपुट बन जाता है।
तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेट h1 होगी। तो हमने आउट h1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, नेट h1 में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे आउट h1 को किसके रेफरेंस में हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना था, नेट h1 के रेस्पेक्ट में निकालना था। तो जो फाइनल आफ्टर जब का डेरिवेटिव निकालेंगे जो फाइनल आउटपुट आएगा हमारा वो क्या आएगा, fx ब्रैकेट में 1 माइनस fx। तो fx क्या है यहाँ पे, fx है हमारा आउट h1, तो fx क्या आ जाएगा, आउट h1 आ जाएगा। तो आउट h1 ब्रैकेट में 1 माइनस आउट h1, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट h1 विद रेस्पेक्ट टू नेट h1 की वैल्यू जो आएगी वो ये वैल्यू होगी हमारी। उसके बाद अब हमें जो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है हमारी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेट h1 विद रेस्पेक्ट टू w1। और ये आप जानते हैं कि नेट h1 इज इक्वलेंट टू w1 इंटू i1 प्लस w3 इंटू i3 प्लस b इंटू 1, वेयर b इंटू 1 इज कंप्लीटली अ बायस वैल्यू। तो अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे नेट h1 विद रेस्पेक्ट टू w1, तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे w1 का टर्म आ रहा है, यहाँ पे w1 का टर्म आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जहां जहां w1 का टर्म नहीं आ रहा है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जब इसका फाइनली आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू है कुछ इस तरह से आएगी। ये पार्शियल इसको नेट एच यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेट h1 विद रिस्पेक्ट टू w1 निकालना है हमें। नेट h1 यहाँ दिया हुआ है, इसको अगर w1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो सारी वैल्यूज जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगी एक्सेप्ट w1 into wi। तो w1 into wi को जब इसके w1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो w1 चूंकि एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये ये जो कंप्लीट टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, i1 में, ठीक है। क्योंकि ये जो w3 इंटू i2 ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। बायस भी एक कांस्टेंट है, ये भी जीरो हो जाएगा। और wi इंटू w1 इंटू i1 को जब आप वेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, w1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कंप्लीट वैल्यू जो है आपको कन्वर्ट हो जाएगी wi में। तो यहाँ पे देखिए फाइनली जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेट h1 विद रिस्पेक्ट टू w1 वो कन्वर्ट हो गया किसमें, i1 में, ठीक है। तो यहाँ फाइनली जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू w1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया गया है, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया गया, दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो फाइनल वैल्यू आई है, ठीक है, ये फाइनल वैल्यू हमारी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू w1 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिला है हमें। अभी हमें क्या करना है अब देखिए वी कैन नाउ अपडेट w1। अब हम क्या करेंगे, वेट्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। जैसे इससे पहले हमने w5 w6 w7 w8 को अपडेट किया था, वैसे हम यहाँ वेट्स की वैल्यू w1 w2 w3 w4 को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, वेट्स की ओल्ड वैल्यू माइनस यहाँ पे जो रेट होता है, हाँ लर्निंग रेट, ठीक है, लर्निंग रेट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w5। तो यहाँ जो लर्निंग रेट है उसको हम बोलते हैं ईटा, ठीक है। तो हाँ, तो सपोज कर लीजिए कि लर्निंग रेट हमने फिक्स कर दिया कि लर्निंग रेट जो है हमारा हमेशा 0.5 रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो हमने उसकी मिड की वैल्यू ले ली, तो हमने लर्निंग रेट को 0.5 पे ज़ूम कर लिया। अब ये वाली जो वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट किया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w1, वो वैल्यू हमारी कितनी आई है,
0.000438568, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 0.000438568 के साथ मल्टीप्लाई किया और ओल्ड वेट्स की वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो फाइनल वेट की वैल्यू आई वो W1 को रिप्लेस कर देगी, यानी हमारे न्यूरल नेटवर्क में W1 की जो ओल्ड वैल्यू थी उस ओल्ड वैल्यू को W1 की इस न्यू वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसा ही यही प्रोसेस जो हमने W1 के साथ अप्लाई किया, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है, उसके बाद वेट की वैल्यू को अपडेट किया, वही हम W2 के साथ करेंगे, वही W3 के साथ करेंगे, वही W4 के साथ करेंगे, और फाइनली हमने सारे वेट्स की वैल्यू को अपडेट करके न्यू वैल्यू निकाल कैलकुलेट कर लिया है। तो अब अगर देखें, फाइनली वी हैव अपडेटेड ऑल आवर वेट्स, यानी हमने अपनी न्यूरल नेटवर्क के सारे वेट्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया। व्हेन अब हम बैक प्रोपगेशन में चल रहे थे, तो बैक प्रोपगेशन में हम क्या कर रहे थे, वेट्स की वैल्यू को अपडेट कर रहे थे, हमने वेट की वैल्यू को अपडेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड प्रोपगेशन को फॉलो करेंगे, और फॉरवर्ड प्रोपगेशन को फॉलो करने के दौरान हम दोबारा से वेटेड सम निकालेंगे, उसको बायस के साथ ऐड करेंगे, उस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, अगर वो एक्सेप्टेबल होगी तो उसको नेक्स्ट लेयर पे भेजेंगे, नेक्स्ट लेयर अगेन उस पर वेटेड सम अप्लाई करेगा, बायस की वैल्यू को ऐड करेगा, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेगा, थ्रेशोल्ड की वैल्यू से कंपेयर करेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद फाइनली जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को हम एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर करेंगे, अगर वो उसके इक्विवेलेंट है, इट मींस एरर फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम है, 0 के इक्विवेलेंट है, तब जाके हम उस मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने वेट की वैल्यू को अपडेट किया, हमने सेकंड स्टेप क्या किया, व्हेन वी फीड फॉरवर्ड द 0.5 and 0.1 इनपुट ओरिजिनली, द एरर ऑन द नेटवर्क वाज दिस, यानी जो पहले नेटवर्क जो एरर हमारा 0.2993 समथिंग आ रहा था, वो थोड़ा रिड्यूस हुआ और वो कितना हो गया, 0.2983711109। After the first round of back propagation, the total error is now down to this. अब हमने एक फॉरवर्ड चलाया था, फिर बैकवर्ड चलाया, उसके बाद हमने वेट की वैल्यू को अपडेट करके अगेन फॉरवर्ड चलाया, तो एरर की वैल्यू कुछ रिड्यूस हुई, फिर दोबारा से हमने बैक प्रोपगेशन चलाया, वेट्स की वैल्यू को अपडेट करके फिर फॉरवर्ड चलाया, तो जो एरर की वैल्यू थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई, यानी देखिए यहाँ पे माइनर चेंज आया है थर्ड इटरेशन में, पहले था वेट की वैल्यू 0.2983, अब ये हो गया 0.291, ठीक है, 0.293 से रिड्यूस होकर 0.291 पे आ गया, यानी माइनर चेंज आया है। लेकिन अगर इसी तरह के प्रोसेस को अगर हम कई बार चलाएं तो हमारा एरर जो है वो 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखिए, इट माइट नॉट सीम लाइक मच, बट आफ्टर रिपीटिंग दिस प्रोसेस, यानी जो अभी तक सारी कैलकुलेशन हमने किया है बैक प्रोपगेशन और फॉरवर्ड प्रोपगेशन का, अगर उसको हम 1000 टाइम्स अगर चलाएं, तब जाकर के जो हमारा एरर फंक्शन की वैल्यू होगी, वो एरर फंक्शन की वैल्यू 0.00035, यानी ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है ये 0 के इक्विवेलेंट हमारी आ गई है। तो इस तरह से हम बैक प्रोपगेशन में वेट्स की वैल्यू को अपडेट करते हुए जो है एरर फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करते हैं और अपने नेटवर्क को हम ट्रेन करते हैं। तो जो 10,000 टाइम्स तक हमने बैक प्रोपगेशन चला के वेट्स की वैल्यू को अपडेट किया, बेसिकली इसी 10,000 टाइम्स जो प्रोसेस हमने चलाया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लर्निंग अ न्यूरल नेटवर्क या ट्रेनिंग फॉर अ न्यूरल नेटवर्क, यानी किस तरह से हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10,000 बार हमने एक स्पेसिफिक प्रोसेस को चलाया है डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो कंप्लीटली ट्रेंड हो गया। कैसे ट्रेंड हो गया? क्यों? क्योंकि उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट और ऑब्जर्व्ड आउटपुट सेम आया। कैसे पता चला हमें कि वो सेम आया? क्योंकि जो एरर फंक्शन की वैल्यू है वो एरर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है। इसका मतलब हमारा जो मॉडल है जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो मॉडल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ तक क्लियर है? बैक प्रोपगेशन कंप्लीट है? यस। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एनीवन, कोई क्रॉस क्वेश्चन हो? नो सर। मुझे पता है समझ में तो नहीं आया होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि ऐसे वर्चुअली समझा पाना बहुत टफ है। ठीक है, इस टॉपिक को मुझे खुद समझने में बहुत समय लगा, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग इतनी इजीली समझ में नहीं आएगा। यही चीज अगर बिल्कुल सामने सामने बैठ के होती तो शायद और इजीली समझ में आता तुम्हें। ठीक है,
लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करना, पढ़ना, अगर नहीं कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है? यस सर। हाँ, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, अपडेटेड 27 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। सर यही लिया अभी तक। ओके, एक बार फिर से ले लेते। नहीं हो गया, चलो ठीक है, 27 है तो ठीक है, चलो 27 मैंने भेज भी दिया था। ठीक। ओके।